हेलो हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज हम अपना पढ़ने वाले हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर ये चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम एओएस भी बोलते हैं। हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखा था कि कोई भी प्लेन था जो कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रहा था। फिर हमने देखा था सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या था? वह एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल पॉइंट जिसके सारी दिशाओं में, सारे डायरेक्शंस में जो भी प्लेन है या जो भी उस मॉलिक्यूल का पार्ट है वो सिमेट्रिक हो। जैसे कि हमने देखा था कि एक स्क्वायर में अगर मैं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ले लूँ तो ये कॉर्नर मतलब इसके इन दो डायरेक्शन में सेम चीज़ें हैं, इन दो डायरेक्शन में सेम चीज़ें हैं, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में सेम है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन सेम है। तो वो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी पॉइंट जिसके सारी दिशाओं में चीज़ें सिमेट्रिक हों या आइडेंटिकल हों, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में वो प्लेन जो कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करे, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, आपने देख लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी एक्सिस जिसके थ्रू, जिसके अलोंग अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो वो मॉलिक्यूल 180 डिग्री या उससे पहले सेम मॉलिक्यूल बन जाए। मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर का। ठीक है। और मान लो ये मेरी एक एक्सिस है, तो मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो 90 डिग्री घुमाने पे ही मेरा फिर से स्क्वायर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाऊंगा फिर मेरा स्क्वायर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाऊंगा फिर मेरा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और मैं लेता हूं एग्जांपल रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, 90 डिग्री घूम 180 डिग्री घुमाऊंगा इस बार। लास्ट टाइम हम स्क्वायर के केस में 90 डिग्री घुमा रहे थे, इस बार हम 180 डिग्री घुमाएंगे। 180 डिग्री घुमाने पे फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 90 डिग्री घुमा के इसको, तो 90 डिग्री घुमा के कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये और ये रेक्टेंगल दोनों आइडेंटिकल नहीं है, हमको बिल्कुल एज इट इज हमको उसके फिगर या इमेज चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे। और 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये फिर उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो वही हम बोलते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड तुम सोच सकते हो कि जिसको मैं 180 डिग्री से ज़्यादा घुमा दूं और वो हमारा सेम इमेज बना दे, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कोई भी तुम देख लो, चाहे तुम ट्राइंगल देख लो, स्क्वायर देख लो, रेक्टेंगल देख लो, सर्कल देख लो, इनको हम 180 डिग्री या उससे कम एंगल पे ही घुमाएंगे तो ये सेम चीज़ों में या सेम आइडेंटिकल इमेजेस में बनेंगे। जैसे कि आप देख लिया। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं अपना साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं, एक मिनट, इसमें ये तो नहीं है, ये जो है नहीं है। इसमें हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मान लो ये इसके प्लेन के बीचों बीच से जा रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं, 180 डिग्री घुमाऊंगा ये फिर ऐसे ही फॉर्म में बन जाएगा। फिर 180 डिग्री घुमाऊंगा तो फिर ऐसे ही फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सिस अबाउट विच द स्ट्रक्चर रिपीट्स बिफोर और एट रोटेटिंग 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री पे या उससे पहले, मतलब 150 140 130 120 डिग्री घुमाने पे अगर हमारा स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है तो हम बोलेंगे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। तो हमने प्रोपेन में देख लिया। अब हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CN से। ठीक है। तो इसमें एन क्या है, एन है तुम्हारा 360 डिग्री अपॉन
जो भी एंगल घुमाने पे, जो भी मिनिमम एंगल जिसको घुमाने पे तुम्हारी ज्योमेट्री रिपीट हो रही है, जैसे इस केस में साइक्लोप्रोपेन के केस में देखूं तो 120 डिग्री पे ये ज्योमेट्री रिपीट हो रही है, तो यहाँ एन की वैल्यू होगी तुम्हारी 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C3 से। ठीक है, तो देख लिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको CN से रिपीट करते हैं, वेयर थीटा इज द मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n तुम्हारा 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है, n तुम्हारा -1 नहीं हो सकता, n तुम्हारा 2.5 नहीं हो सकता, n हो सकता है तुम्हारा 1 2 3, ये हमारा 1 भी नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला है तो हमारा 1 भी नहीं हो सकता। n हो सकता है तुम्हारा 2 3 4, ये सब नंबर हो सकते हैं, ठीक है n। तो हमने देख लिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे किसे बोलते हैं, उसमें CN क्या होता है, n क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे हमने एक लिया था ये तुम्हारा, इसको चाहे तुम स्क्वायर बोल लो या साइक्लोब्यूटेन बोल लो। अगर मैं इसमें बोलूं कि मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, ठीक है, ये जो मेरी एक्सिस जा रही है इसके थ्रू, तो ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब मैं क्या करूंगा, इधर 90 डिग्री घुमाऊंगा, ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाऊंगा तो मेरे पास सेम ही चीजें बन जाएंगी, मतलब जैसा ये स्क्वायर है ऐसा ही एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फिर 90 डिग्री घुमाऊंगा। तो मान लो अभी मैं इसको ऐसे A B C D ले रहा हूँ। अभी 90 डिग्री घुमाने पे क्या हो जाएगा, D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा एंड C इधर आ जाएगा। फिर और 90 डिग्री घुमाऊंगा तो मेरा जो अगला स्क्वायर बनेगा उसमें क्या होगा, C इधर आ जाएगा, B, एक मिनट, D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा एंड B इधर आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, एक बार फिर इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, तुम्हारा कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसमें B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा एंड C इधर आ जाएगा एंड D इधर आ जाएगा। अब अगर तुम इसको उसी एक्सिस के अक्रॉस 90 डिग्री और घुमाओगे तो तुमको पहला वाला अपना इनिशियल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम इसमें बोलेंगे कि n की वैल्यू, या तो तुम ये देख लो 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमारी 360 डिग्री y 90 डिग्री 4 हो गई। ये हम देखेंगे कितने स्ट्रक्चर के बाद अपना इनिशियल स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, तो वो अपना 4 स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इनिशियल स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है ABCD वाला। तो n की वैल्यू तुम इस वे में भी फाइंड कर सकते हो, और अपना जो कन्वेंशनल फार्मूला है n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि 90 डिग्री है इस केस में, वहां से आपको n की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एंड कौन सी वाली है, C4। ठीक, अब हम देखते हैं अपना साइक्लो पेंटेन में या पेंटागन, जो भी बोल लो आप। ठीक है, तो इसमें एक तुम ऐसे भी देख सकते हो कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में एंगल अगर हम देखें तो ये 72 डिग्री होता है। इसको मतलब 72 डिग्री ऐसे मुझे कैसे याद है वो तुम देखो कि ये जो आपका ये टोटल एंगल होगा 360 डिग्री एंड कितने पार्ट्स हैं, 1 और 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो 360/5 72 डिग्री। तो ईच एंगल जो हमारा होगा, हमारा ईच एंगल यहाँ पर 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री रोटेट करने पे तुमको सेम ज्योमेट्री मिलती रहेगी। मतलब तुम खुद देखो, ये ABCDE, तो E A की जगह आ जाएगा और A B की जगह चला जाएगा। तो ऐसे आपको 72 डिग्री रोटेट करने पे सिमिलर ज्योमेट्री मिलती रहेगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72, ये कितना हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, तो देखो तुम वैसे भी देख लो कि 5 बार रोटेट करके फिर A इधर आ जाएगा, या तुम ऐसा देख लो कि अपना 72 डिग्री रोटेट करने पे ज्योमेट्री रिपीट हो रही है तो n की वैल्यू वहां से 360 डिवाइडेड बाई मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन 72, तो 5। तो इसमें कौन सी है, AOS है, और कौन सा वाला AOS है, C5 वाला। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, ये आपका है इथीन। अब इथीन है, इसमें कौन कौन सी एंगल ऑफ सिमेट्री है, एक तो ठीक है चलो ये भी है, एक तुम्हारी ये भी है। ठीक है,
अब ये वाली अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है, इसको 180 डिग्री घुमाने पे फिर ऐसा बनेगा, ठीक है, इस एक्सिस के इस एक्सिस के अलोंग घुमाने पे 180 डिग्री घुमाने पे ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, एन की वैल्यू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 मतलब 2। तो ये तुम्हारा C2 टाइप का है। और ये वाला अगर हम यूएस देखें तो इधर भी तुम्हारा 180 डिग्री घुमाने पे ही मिलेगा, 180 डिग्री घुमाने पे रिपीट करेगा, तो ये भी तुम्हारा C2 टाइप का है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले में, नीचे वाले में देखते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसमें क्या है, अगर मैं देखूं ये मेरा AOS है या नहीं, तो इसमें क्या है, तुम अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो क्लोरीन नीचे आ जाएगा एंड ऊपर हाइड्रोजन चला जाएगा। ये तुम्हारे हाइड्रोजन है और ये तुम्हारे क्लोरीन है, बड़े वाले क्लोरीन, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो इसमें हमारा इस एक्सिस के अबाउट घुमाने पे ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा CN नहीं होगा। और अगर हम इसमें दूसरा अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें, एक तुम्हारी ये भी हो सकती है, इसमें तुम्हारा 180 डिग्री घुमाने पे रोटेट होती रहेंगी, मतलब फिर तुम्हारा ऐसा बन जाएगा क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर अगर मैं इसको 180 डिग्री और घुमा दूं तो ये फिर से ऐसा ही बन जाएगा क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें 180 डिग्री घुमाने पे सेम सिमेट्री मिल रही है, C2 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो ऐसा बन जाएगा क्लोरीन, एक मिनट कुछ अच्छे से बना देता हूँ। इसमें हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, कार्बन कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन है एंड इधर एक क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है, ठीक है। अब जैसा मैंने तुमको बताया था कि ये जो होते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लगातार हैं तो ये दोनों ग्रुप इन दोनों ग्रुप के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। जैसे इसमें देख लो, ये ये वाले दोनों और ये वाले दोनों सेम प्लेन में नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर प्लेन में हैं तो हम कौन सी वाली ज्योमेट्री देख सकते हैं, हमारे जो इस वाली एक्सिस के अलोंग अगर हम घुमाएं तो 180 डिग्री पे रिपीट करेगा, ठीक है। 180 डिग्री पे रिपीट करेगा तो C2 इधर है। अगर मैं इसको इस वाली एक्सिस के अक्रॉस घुमाऊं, इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, जो इस एक्सिस इस एटम से होकर जा रही है, तो मैं 180 डिग्री घुमाऊं तो यह हमारा रिपीट नहीं करेगा। तो इसमें हमारी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी केवल इस एक्सिस के अलोंग होगी, वो भी कौन सी वाली होगी, C2, मतलब 180 डिग्री हमारा रोटेशनल एंगल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले केस को, इस वाले में क्या हो रहा है, वही अपना हो रहा है कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसमें अगर तुम बोलोगे सर मैं इसको ऐसे घुमा दूं 180 डिग्री, तो मेरे ये ज्योमेट्री बन जाएगी क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन। तो बोलोगे सर इसमें तो 180 डिग्री रोटेट करने में मिल रही है, इसका मतलब इधर ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये दोनों दूसरे प्लेन में है। अब इनको तुम अगर मैं इस पे 180 डिग्री घुमा भी दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा मान लो, चलो 3D बना देते हैं, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये दोनों अंदर बाहर वाले प्लेन में चले जाएंगे एंड ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। तो सेम चीजें नहीं है, ये दोनों एटम सेम नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पे हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। अब मैं देखता हूँ इस वाले एक्सिस के अक्रॉस, इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का, ठीक है। इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करूं तो देखो 180 डिग्री घुमाने पे ये तो ठीक है, चलो भाई, ये तो ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि क्लोरीन इधर आ जाएगा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक होते तब तुम्हारा हो जाता, ठीक है, लेकिन क्लोरीन इधर आ जाएगा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, क्लोरीन नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो इधर हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर ये ए होता, ये ए होता, ये ए होता, ये ए होता, मतलब चारों एटम हमारे सेम होते, तो हमारे इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता। फिलहाल अभी तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आगे वाले एग्जांपल और देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ शो कर रहा है, ठीक है।
अब वही चीज है कि तुम्हारा मान लो कार्बन है, ठीक, इसमें ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, एंड इसमें जो अगला वाला होगा, क्योंकि देखो अगर तुम कार्बन का यहाँ स्ट्रक्चर भी देखो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, sp3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। इसका मतलब हमारे 2 बॉन्ड्स प्लेन में होंगे और हमारा एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होगा और हमारा एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो भाई, इतना ये चीज प्लेनर है आपस में, ये चीज प्लेनर है आपस में, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक जो हमारी रिंग है वो इस प्लेन में है, एंड एक जो हमारी रिंग है वो इस प्लेन में है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अगर मैं बॉन्ड मानूं मेरे प्लेन में हैं, तो ये एक बॉन्ड मेरा प्लेन से बाहर जा रहा होगा एंड ये एक बॉन्ड मेरा प्लेन के अंदर जा रहा होगा। इसके कहने का मतलब ये है, जब ऐसा हो गया तो फिर वही सेम, मतलब ये वाला सीन तुम्हारा क्रिएट हो गया, कौन सा वाला, ये वाला डबल बॉन्ड वाला सीन क्रिएट हो गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग प्लेन में है, ये क्लोरीन क्लोरीन अलग प्लेन में है। जब ऐसा होता है तो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इसका मतलब इस केस में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाले आउट ऑफ प्लेन है स्ट्रक्चर, ये वाला आउट ऑफ इन द प्लेन है, तो मतलब ये वाला जो हमारी रिंग है इस वाली रिंग के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हम और देखते हैं एक एग्जांपल, इसमें देखता हूँ, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें देखो एक तो तुम्हारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, इसके अबाउट घुमाओगे तो ये C4 टाइप की हो जाएगी, एक तुम्हारी ये C4 टाइप की हो जाएगी, और तुम्हारी ऐसी 6 प्लेन में हो जाएंगी, मतलब 3 प्लेन वाली, एक इस वाले प्लेन में हो जाएगी। अब क्या होगा कि डायगोनल से भी हो जाएंगी, तो इसमें टोटल 13 आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसमें निकाल के देखना कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, और इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आंसर इज 13, ठीक है। बस तुम्हें ये निकालना है कि कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। अब मान लो तुम्हारा ये कार्बन कार्बन ट्रांसपोजिशन पे लगा है, और मैं इसको इस प्लेन के अक्रॉस, मतलब जिस प्लेन में ये है, जिस प्लेन में ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसी प्लेन में ये मेरी लाइन जा रही है, मैं इस लाइन के अबाउट इसको 90 डिग्री रोटेट करूं, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा, ये क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो हो क्या रहा है, सेम स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, कितना घुमाने पे, 180 डिग्री घुमाने पे। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट कितना है, C2 टाइप की तुम्हारी EOS है। इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये तुम्हारी C2 टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और इसमें किसी भी प्लेन के अबाउट तुम घुमाओगे, किसी भी एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो तुमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अबाउट घुमाने पे तुमको मिल जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है वही। अब हम अपना एक्सिस ड्रॉ करते हैं, किस एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है, मान लो हमको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है 180 डिग्री, ठीक। अब बनेगा कैसा, जो अगला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा नीचे, एंड ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा नीचे। तो ये वाले दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ AOS नहीं है, ठीक है। चलो इधर हम लिख देंगे नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, इसको अगर तुम घुमाओगे, वही सेम चीज ले ली हमने, ये एक्सिस ले ली, इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं 180 डिग्री, तो वही सेम चीज हो जाएगी। ये दोनों क्लोरीन अभी अभी अगर मैं ऊपर मान रहा हूँ प्लेन के, तो अगली बार ये प्लेन के नीचे हो जाएंगे, तो इधर हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर ये ट्रांसपोजिशन में होती, ट्रांसपोजिशन में दोनों क्लोरीन होते तो हो जाता। जैसे इसमें देखो, इसमें ये दोनों ब्रोमीन ट्रांसपोजिशन में है, तो मैं इसको क्या करूं, इसको अगर मैं घुमाऊं, 1 मिनट,
इस वाली एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से घुमाऊं, तो मेरा जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो ब्रोमीन है ये इधर आ जाएगा नीचे, नहीं नहीं, ये ब्रोमीन आ जाएगा तुम्हारा ऊपर, एंड ये वाला जो ब्रोमीन है ये इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और कौन सी वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? 180 डिग्री है तो एन की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 360 डिग्री और 180 मतलब 2। तो यहाँ C2 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो देख लिया तुमने, अगर ट्रांस होता है तो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर्स, और अगर सिस होता है तो हमारे साइक्लो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, अगर हमको वेस्टेज स्ट्रक्चर्स दिए हो तो उसमें हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। मान लो मेरा पास ये वाला है और इसमें क्या है, एक ब्रोमीन अंदर जा रही है, हाइड्रोजन आपका बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। इधर भी एक ब्रोमीन जो है आपके अंदर जा रही है एंड एक हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। अब मैं इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं कि ये सेम चीज मिल जाए। मान लो मैं इसको करता हूं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ, इस वाली एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट करता हूँ। जब मैं इधर 180 से इसको रोटेट करूंगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक बॉन्ड अंदर जा रहा है, एक बॉन्ड बाहर जा रहा है। तो इधर जो ये तुम्हारा बॉन्ड बाहर है ना, ये इधर अंदर चला जाएगा, मतलब इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर ब्रोमीन आ जाएगा। इधर होगा, इधर जो बॉन्ड बाहर है वो इस साइड अंदर चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन तुम्हारा अंदर वाली पोजीशन पे आ जाएगा एंड ब्रोमीन तुम्हारा बाहर वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इधर ब्रोमीन अंदर जा रहा है, इधर ब्रोमीन प्लेन के अंदर जा रहा है, और इधर ब्रोमीन प्लेन के बाहर आ रहा है, इधर ब्रोमीन प्लेन के बाहर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। मान लो हमने बोला कि सर हम तो इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लो भाई। चलो मान लो तुम 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वही सेम स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कुछ ऐसा। एक मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अब ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन बाहर था, इसको जब तुम 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन हमारा इधर आ गया। ये जो ब्रोमीन अंदर था ये बाहर आ जाएगा, एंड ये वाला मानो इस पे मैं दोनों पे ए मान ले रहा हूँ, लगा हुआ है मेरा ए ए ए ए। तो ए अंदर चला जाएगा, इधर भी ए अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ब्रोमीन नीचे आ जाएगा। तो ये वाले दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, मतलब यहाँ भी तुम्हारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमको जो हमारे वेज डैश दिए होते हैं, जो हमारे डैश वेज स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं, उसमें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी तक तुमने पढ़ लिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हमारा लास्ट सिमेट्री एलिमेंट है, दैट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो सिंपली रोटेट करने पे अगर तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर हमारा रोटेट करने के बाद अगर हम उसकी मिरर इमेज लें तो हमारा स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, तो हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, ये वाला हमारा एग्जांपल है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे 180 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब क्या किया, मैंने इसकी मिरर इमेज ले ली। जब मिरर इमेज ले ली तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। तो हमारा ए मान लिया इसको, बी मान लिया इसको एंड सी मान लिया इसको। तो आपके ए और सी दोनों आइडेंटिकल है। जब ए और सी दोनों आइडेंटिकल हैं तो हम बोलेंगे कि इनमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से, जहां हमारा एन होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन। तो इधर अपना मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है 120 नहीं 180 डिग्री, 180 डिग्री है मतलब 2। तो यहाँ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, S2 टाइप का। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं अपना,
इसमें क्या है, ये सब मीथेन मान लो, सब मीथेन लगी है। अब तुमने क्या किया, इसको तुमने घुमाया, एक मिनट, इसको तुमने घुमाया इस एक्सिस के अबाउट, कितने, ये वाला एंगल कितना बताया था मैंने, 72 डिग्री। तो तुमने 72 डिग्री इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नहीं नहीं, ये एंगल्स कहाँ, वो तो साइक्लोपेंटेन के केस में होता था 72 डिग्री। इसके केस में ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम 60 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा कि ये वाला प्लेन के बाहर आ रहा है, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये वेज है, तो वेज है तो प्लेन के बाहर आ रहा है, तो ये तुम्हारा इधर पोजीशन पे आ जाएगा CH3, और ये तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, ये भी तुम्हारा अंदर चला जाएगा, और ये भी तुम्हारा अंदर चला जाएगा, और ये वाला फिर इधर बाहर आ जाएगा, एंड ये वाली तुम्हारे बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारा, अगर हम ए बोलें और ये हमारा बी बोलें, ये दोनों आपस में सेम तो नहीं है, क्योंकि इधर क्या है, डैश 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 है बॉन्ड, इधर वेज बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो ये दोनों सेम तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके आगे मिरर रख दूं, जब मैं मिरर रख दूंगा तो इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, मतलब मान लो इधर भी तुम मिरर रख दो, ठीक है, इधर तुमने मिरर रख दिया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर, आईना, ठीक है। जब मिरर रख दिया तो क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, ये मान लो हमारा सी है, तो इस केस में क्या है, तुम्हारा ए और सी दोनों आइडेंटिकल हैं। जब ए और सी दोनों आइडेंटिकल हैं तो यहाँ हमारा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और कौन सा वाला अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज 60 डिग्री। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6, इसका मतलब तुम्हारा S6 वाली एक्सिस ऑफ, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है S6 वाली, ठीक है। आगे और एग्जांपल देखते हैं इसके। चलो और एग्जांपल तो नहीं है, अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने चारों सिमेट्रिक एलिमेंट देख लिए, पहला कौन सा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड चौथा था अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपने चारों आपके जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स थे जिनके थ्रू हम देखते हैं मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, डिसिमेट्रिक है, वो आपने देख लिए। अब आगे हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पे जाओ, अगर तुम्हारी जो लाइट होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मान लो तुम्हारा इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक वेव है एंड इस डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक वेव है, या इलेक्ट्रिक जो भी है, EM वेव है ये, तो ये एक प्लेन में ट्रेवल करती है, ठीक है, एक प्लेन में ट्रेवल करती है ना, मतलब ये कुछ ऐसा ट्रेवल कर रही है एंड ये कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा है। तो तुम्हारा, अगर मैं देखूं एक लाइट, इसमें ये सारे प्लेन में ट्रेवल कर रही है, ये सारे क्या है, प्लेन है, ये सारे प्लेन है, मतलब सारी डायरेक्शन में सारे प्लेन में ट्रेवल कर रही है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में, इनफाइनाइट प्लेन्स में। अब मैं इसको अगर एक प्लेन में लाना चाहूं तो मैं यहाँ लगाता हूँ पोलराइजर, ये क्या है, पोलराइजर। जब पोलराइजर लगाता हूँ तो ये एक प्लेन में हो जाती है, ये तुम्हारा हो गया एक प्लेन, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारी लाइट एक प्लेन में आ गई, इसको हम बोलते हैं PPL। अब क्या करूंगा, मैं एक ट्यूब लूंगा जिसकी लेंथ L होगी, उसमें मैं कुछ तुम्हारा लिक्विड भर के रखूंगा, मैंने भर दिया लिक्विड। अब ये लिक्विड में कुछ तुम्हारे वही सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं जैसे लाइट इसमें से पास कराऊंगा, ये लाइट इसमें से पास कराऊंगा, तो मैं देखूंगा कि लाइट का क्या बिहेवियर है। अगर लाइट तुम्हारी अनडेविएटेड है, अनडेविएटेड, अगर तुम्हारी लाइट अनडेविएटेड है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर अंदर जो भी हमारे कंपाउंड है वो आपकी लाइट को डेविएट कर रहा है तो ये हमारे हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव वाले, ये दोनों नीचे है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, अगर तुम्हारा डेविएट कर रहा है तो। अब ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो टाइप के होते हैं, अगर लाइट तुम्हारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मतलब क्लॉकवाइज डेविएट हो रही है,
तो उसको हम बोलते हैं प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर तुम्हारी लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो हम उसको बोलते हैं माइनस या लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये दो टाइप के तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। इसमें अब हम कुछ पहले पढ़ेंगे कि ये तुम्हारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम असिमेट्रिक बोलते हैं, और जिसमें तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। वो कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। मतलब कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो जो लाइट तुम्हारी क्लॉकवाइज डेविएट हो रही थी और एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हो रही थी, दोनों का अमाउंट सेम होगा, क्योंकि आपकी ज्योमेट्री जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो नेट डेविएशन 0 आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होते हैं कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो वही बोल रहा है बिकॉज देयर सिमेट्रिक रोटेशन ऑफ लाइट इन दिस केस एंड नेट रोटेशन कम्स टू बी 0। ऑप्टिकली कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा लाइट को डेविएट करेंगे एंड किसी दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम लाइट को डेविएट करेंगे, तो जो नेट डेविएशन होगा दैट कम्स टू बी नॉन जीरो। जब तुम्हारा नॉन जीरो डेविएशन दिख रहा है किसी भी कंपाउंड के केस में, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो इसी ऑप्टिकली एक्टिविटी को हमें समझने के लिए एक दूसरा चीज समझने की जरूरत है, दैट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें कि चारों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हों। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्या है आपका आयोडीन है एंड इधर हाइड्रोजन है। तो ये आपका कार्बन कायरल है और हम इसको ऐसे स्टार मार्क करके शो करते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अब इसको आगे यूज देखते हैं, कायरल कार्बन, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैसे हम पता करते हैं। ठीक है, चलो इसका एक पॉइंट और था फिशर, इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, इसका अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, देखो अगर ये वाले तुम्हारे दोनों प्लेन के अंदर है और ये वाले दोनों प्लेन के बाहर हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो ऐसे दो क्रॉस लाइन बनाएंगे। ऊपर वाला क्लोरीन है हमारा और नीचे वाला हाइड्रोजन है, इधर वाला हमारा आयोडीन है एंड इधर वाला हमारा ब्रोमीन है। तो ऐसे हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल पे ले लेते हैं, वर्टिकल वाले वर्टिकल पे ले लेते हैं। ठीक है, इसका और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। उससे पहले तुम एक चीज और देखो कि बेस्ड ऑन द सीआईपी रूल, कार्बन मॉलिक्यूल्स जो कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है रेक्टस और सिनिस्टर में, आर और एस में। ठीक है, तो वो हम कैसे नेम करते हैं, उससे पहले एक चीज और देखो। जैसे मान लो ये है, ये तुम्हारे क्या है, सारे फिशर प्रोजेक्शन है। मान लो ये तुम्हारा ऐसा कुछ कार्बन था, ठीक है, इधर तुम्हारा ये था COOH, इधर भी तुम्हारा क्या था, ब्रोमीन था, एंड इधर तुम्हारा ये हाइड्रोजन है, इधर तुम्हारा क्या है, CHO है। तो इसको तुमने फिशर प्रोजेक्शन में कुछ ऐसे डिनोट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, मैं बस इतना बता रहा था। अब हम देखते हैं आर और एस क्या होते हैं। देखो आर और एस क्या होते हैं, जैसे तुमने फिशर प्रोजेक्शन बना दिया, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन बन गया, जैसे हमने ये लास्ट में लिया था क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। इधर तुम्हारा क्लोरीन था, इधर आयोडीन था, इधर ब्रोमीन था और इधर तुम्हारा हाइड्रोजन। तो क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारा हाइड्रोजन पे आता है, देखो ये तो हमने सीख लिया था सीआईपी रूल के हिसाब से कि प्रायोरिटी कैसी देनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस प्रायोरिटी के हिसाब से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे तुम इसमें देखो, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन इधर लगा दिया एंड ब्रोमीन इधर लगा दिया, तो वही पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा, फिर देखो इसमें अगर प्रायोरिटी में देखूं तो एक प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी पे ये आएगा, तीसरी प्रायोरिटी पे ये आएगा एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे ये आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, अगर एटॉमिक नंबर सबका सेम हो जाता है तो हम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हम
या एटॉमिक मास के हिसाब से हम उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर वो भी फेल हो जाता है, फिर हम देखते हैं किससे कितने चेन जुड़ी है और आगे आने वाली चेन का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, वो चीज़ मैंने CIV रूल में थोड़े से अच्छे से बताई थी, 4-5 एग्जाम्पल लेके, तो उसको एक बार देख लेना, वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में तुमको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, चलो हम 3 या 4 में मिल जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, ठीक है, तो इस केस में क्या करना है। अगर तुम्हारा 1 से 2 और 2 से 3 पे जाना है, 1 से 2 में जा रहा हूँ एंड 2 से 3 पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो ये पाथ अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये पाथ हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, जो एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। अगर तुम्हारा ये पाथ क्लॉकवाइज होता, मतलब कि इधर क्लोरीन ना रह के इधर ब्रोमीन ना रह के तुम्हारा इधर ब्रोमीन होता एंड इधर क्लोरीन होता, तो ऐसे केस में क्या होता, जो तुम्हारा फोर्थ है वो तुम्हारा किस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, और ये 1 और ये 2 और ये 3, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आयोडीन से कम होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है, हमने इसको प्रायोरिटी 2 देंगे, क्लोरीन को प्रायोरिटी 3 देंगे एंड हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4 देंगे। इसमें क्या, अगर तुम 1 से 2 पे मूव करोगे एंड 2 से 3 पे मूव करोगे, तो तुम्हारा कुछ पाथ ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ पाथ ऐसा बनेगा। ये पाथ क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज पाथ बन रहा है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो वर्टिकल पोजीशन में है, मान लो हमने, एक मिनट, हमने ये बना लिया, वर्टिकल पोजीशन पे हमने फोर्थ वाला अपना रख दिया। ठीक है, इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन एंड इधर क्लोरीन। इधर हमने क्या किया, वर्टिकल पोजीशन पे हमने रख दिया, इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन एंड इधर क्लोरीन। ठीक है, दोनों में ही हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये 4 है। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4। दोनों ही पिक्चर में आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज ऑन वर्टिकल पोजीशन। जब आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, तो हमें क्या करना है भाई, 1 से 2 पे मूव करना है एंड 2 से 3 पे मूव करना है। तो ये तुम्हारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है एस। और अगर आपका जो रोटेशन है 1 से 2, 2 से 3, अगर ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। तो ऐसे आर और एस हमको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसको मैं बहुत सिंपली याद करता था। मैंने 2 ही चीजें याद करके रखी थी, एच HCS और VCR। मैंने केवल यही 2 चीजें याद रखी थी, HCS VCR। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा एस कॉन्फ़िगरेशन, और अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा आर कॉन्फ़िगरेशन। तुम इसको केवल एक से भी याद कर सकते हो, मतलब तुम HCS VCR दोनों याद मत रखो, केवल तुम याद रख लो HCS। जब तुम HCS याद रखोगे, इसका मतलब तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अगर उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस, HCS। अब तुम देखोगे अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो वो हो जाएगा आर। अब तुम देखोगे तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है और उसमें क्लॉकवाइज है, तो हॉरिजॉन्टल था, क्लॉकवाइज था, तो एस, और वर्टिकल है और क्लॉकवाइज है तो आर। अगर तुम्हारा वर्टिकल है और एंटी क्लॉकवाइज है, वर्टिकल क्लॉकवाइज एस था, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। तो बस तुमको ये चीज याद रखनी है, HCS। HCS याद रखोगे तो तुम्हारे चारों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो देख लिया HCS VCR कैसे फाइंड करना है। आगे कुछ एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे कैसे हमें एक्चुअल में फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ये 1 दे दिया इसको। अब CHO में कार्बन कार्बन दोनों का ज्यादा है, तो हम इसमें देखेंगे ग्रुप कनेक्टेड कैसे हैं। तो कैसे कनेक्टेड है, इधर मान लो कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है एंड इधर हाइड्रोजन है। इधर तुम्हारा क्या है, कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है एंड इधर OH है। तो कार्बन कार्बन तक तो चलो ठीक है, आगे गए तो ऑक्सीजन मिल गया, दोनों में सेम है। अब इधर क्या है, OH है, इधर इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, OH है।
जो ऐसा सीन फंस रहा है कि एक तरफ OH है एक तरफ हाइड्रोजन है, तो हम OH वाले को प्रायोरिटी देंगे, तो मतलब इसको 1 देंगे, इसको 2 प्रायोरिटी देंगे एंड इसको 3 प्रायोरिटी देंगे एंड हाइड्रोजन को 4 प्रायोरिटी देंगे। अब क्या देखना है हमको, अपना रूल लिख लेना है HCS। तो इसमें तुम्हारा 4th प्रायोरिटी वाला H पे तो नहीं है, वर्टिकल पे है, तो ये V से आ जाएगा। अब इसमें देखोगे रोटेशन कैसा है, रोटेशन अगर मैं देखूं, ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो रोटेशन है तुम्हारा क्लॉकवाइज। तो अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज था तो S था, और वर्टिकल क्लॉकवाइज है तो R हो जाएगा। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस वाले को। इसमें क्या है, ब्रोमीन को आप दे दोगे 1, सल्फर वाला है तो इसको 2, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन वाले को आप दे दोगे 3 एंड इसको दे दोगे 4। अब इसमें क्या है, इसमें देखोगे आप रोटेशन कैसा है, मतलब कि उनका रोटेशन नहीं, 1 2 3 किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो 1 से 2 मूव किए आप, 2 से 3 मूव किए, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और किस पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो HCS, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था और क्लॉकवाइज था तो था आपका S। तो अगर हॉरिजॉन्टल है और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, R। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। इसमें वही सबसे पहले अपन क्या करना है, प्रायोरिटी नंबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 एंड इसका हो जाएगा 4। अब इसमें क्या करना है, 4 आ गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अब हमें देखना है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, क्या हो गया ये क्लॉकवाइज। तो वही चीज है, क्या लिखना है हमको, HCS। हॉरिजॉन्टल है 4th पोजीशन, बिल्कुल है। क्लॉकवाइज है, बिल्कुल है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये वाला। इसमें क्या है, सबसे पहले इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, इसको 1 देंगे एंड इसको हम 2 देंगे, क्योंकि क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का सल्फर से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और ऐसा सल्फर क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सल्फर से ज़्यादा है तो क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, फिर सल्फर को 3 प्रायोरिटी देंगे एंड इसको हम 4th प्रायोरिटी देंगे। अब इसमें क्या हो गया, अगर मैं रोटे उनका ऑर्डर देखूं किस ऑर्डर में, तो 1 से 2 जाऊंगा एंड 2 से 3 जाऊंगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें 4th पोजीशन किस पे है तुम्हारी, वर्टिकल, तो वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर हम अपना कौन सा रूल लिखेंगे, HCS और VC। तो H था क्लॉकवाइज था तो S था, और V था S था तो R था। अब मैं कैसे देखूंगा कि मेरे पास है वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा S, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो S। तो S का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, S। अब इसमें एक चीज तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कैसे देखें कैसे देखें कैसे देखें। तो इसमें इतना याद रखना कि HCS, H एंटी क्लॉकवाइज R, VCR और V एंटी क्लॉकवाइज S। अगर ये जो 3 चीजें हैं ना, पहली चीज ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, दूसरी चीज ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इन दोनों में से एक भी चीज सेम है, मतलब एक भी चीज सेम है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा। जैसे क्या है, HC, तो इसका S था, इसमें क्या है H, एक चीज सेम है तो हमारा उल्टा हो गया, S का हो गया R। अब जैसे मैं इसमें देखूं, इसमें क्या है, दोनों अलग है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल है और क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ठीक है, जिसमें एक सेम है उसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा, और जिसमें दोनों अलग हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम। ठीक है, जैसे मैं इसमें देखूं, फर्स्ट और थर्ड केस में, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों सेम है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। इसमें S कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। तो ऐसे देखना है। ठीक है, इसको आपको एक बार लिख भी लो, रट भी लेना है, HCS, HACR और VCR, VACS। ठीक है, मेनली फोकस इस पे करना। अगर ये याद हो गया और थोड़ा दिमाग लगा रहे हो तो ये चारों हो जाएंगे, अगर दिमाग नहीं लगा रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी
अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, एस कैसे देखते हैं, आर कैसे देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें इनैंशियोमर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। आपके 2 लेक्चर और लग सकते हैं अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो इसको ऐसे ही पढ़ते रहो एंड कैरी ऑन करते रहो। होपफुली ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।